आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे अंकुश गुप्ता जी से। अंकुश गुप्ता जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, जो पिछले कई सालों से लोगों के बीच जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवासी संदेश को समय देने के लिए। सर, ये बताइए कि आप एक समाज सेविक भी हैं और कोरोना काल में जिस तरह से समाज सेविका दिखी, लोग घरों से बाहर निकले, एक दूसरे की मदद की, चाहे खाना खिलाने से, चाहे उनको गांव भेजने की हो, बतौर आपका किस तरह से अनुभव रहा इस लॉकडाउन में और किस तरह से परिस्थितियां इसमें चल रही हैं आपके व्यापार के लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नमस्ते बोलना चाहूँगा। और कोरोना काल में जैसा कि सबने देखा कि सबसे पहली चीज़ ये सीखी गई कि भाई परिवार के साथ रहना है। तो परिवार के साथ तो खैर सभी रहे। अब उसमें दूसरी सबसे खास चीज़ और अहम चीज़ ये थी कि परिवार के साथ रह के, घर में रह के लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है। तो जब कोरोना चालू हुआ तब मेरा दिमाग सबसे पहले इस चीज़ में लगना चालू हुआ कि भाई घरों में बैठ के या कैसे अपन मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि भाई जब आप बोल रहे हो कि कोरोना है, लॉकडाउन है, घर पे रहना है, तो अपने मुंबई सिटी में अपने इर्द गिर्द इतने सीनियर सिटीजन्स हैं जो अकेले रह रहे हैं, जिनके बच्चे विदेश में या तो पढ़ाई करने गए हुए हैं या शादी होके सेटल हो गए हैं। ठीक है, महीने के महीने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसों की कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन आज वो सीनियर सिटीज़न नीचे उतर के सामान नहीं ले सकते क्योंकि लॉकडाउन है। क्योंकि आपने बोला हुआ है कि लॉकडाउन है, अच्छा उसमें सीनियर सिटीजन्स और बच्चों को आपने ना बोला हुआ है। तो मैंने फिर सबसे पहले जो दिमाग लगाया तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया। उसमें मैंने मेरी डिटेल डाली कि कोई भी सीनियर सिटीज़न अगर अकेले रह रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि सामग्री उसके बिल्डिंग तक पहुंचाऊं, घर तक नहीं, उसके बिल्डिंग तक पहुंचाऊं। पेमेंट लूँगा, फ्री में नहीं करूँ, फ्री में सामान नहीं दूंगा, सर्विस जो है वो फ्री में दूंगा। तो वो मैंने मेरे खाली जेबी नगर के जो सर्कल है उसमें मैंने थोड़ा सा उसको व्हाट्सअप को फैलाया। तो मेरे को रिस्पॉन्स आना चालू हुआ। अच्छा, उसमें जब मेरे को फर्स्ट जो लेडी का आया, मैं उन लेडी को आज तक नहीं भूल सकता। जब उन्होंने सामान मंगवाया था, अपना जो घर की जो सामग्री होती है, ग्रोसरीज होती हैं, वो मंगवाई थी, वो मैंने लाके उनको उनके बिल्डिंग में से फ़ोन किया, वो नीचे उतरी, उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने उनको दिया। और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया, बोले आई वॉन्ट टू से समथिंग। और उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी है तो उससे मुझे लगा कि भाई ये काम एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है, एकदम सही चल रहा है। तो वो एक मैंने कंटिन्यूस रखा। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आई कि ये तो हम इर्द गिर्द रह के अपने आजू बाजू वालों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, आजू बाजू वालों की मदद से कई लोग कहीं दूर रहे हुए हैं, जैसे मेरे ऑफिस के स्टाफ कहीं लंबे रहे हुए हैं, उनकी मदद कैसे की जाए। तो उसमें बहुत सिंपल था, मतलब मेरे को कोई कठिनाई नहीं आई। जैसे मुझे कोई फ़ोन आता था कि भाई राशन चाहिए, आज एक आदमी को खाने पीने के लिए क्या राशन चाहिए, दाल, आटा, चावल, तेल, नमक, ये 4-5 चीज़ें चाहिए। मैं सिंपल उसको बोलता था कि भाई तेरे आजू बाजू में कहीं पे भी कोई किराने की दुकान है? तो बोलता था है। मतलब जब भी वो किराने की दुकान खुलेगी तो उसके पास जाना और किराने वाले से मेरी बात करवा देना। बोला ठीक है। वो जाता था, मैं किराने वाले को बोलता था भाई 2 किलो ये, 5 किलो ये दे दे उसको, जो पेमेंट है मुझे बोल दे, मैं अभी के अभी तुझे पेटीएम कर देता हूँ। तो इस तरह से मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सेवा करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़े। आप घर पे रहकर भी लोगों की सेवा कर सकते हैं। नियत होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए सेवा करने की, तो सेवा अपने आप होती है। अंकुश जी, सवाल ये है कि जिस तरह से व्यापार पे आपके असर पड़ा, सारे उद्योग धंधे ठप पड़ गए, तब धीरे धीरे पटरी पे लौटने लगे। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके निजी इस पे किस तरह से असर पड़ा कोरोना का, और इस समय क्या परिस्थिति है? दिसंबर महीने में खड़े हैं। नहीं, देखिए, व्यापार का जो है या मेरे प्रोफेशन का आप लेंगे, सबसे पहले तो अपने को एक चीज़ समझनी है। जो अपन ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो अपन बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि भाई दिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, आज सबको, आपको क्या, मुझे क्या, कोई भी व्यापारी को, कोई भी प्रोफेशन को, आज सबसे बड़ी चीज़ ये माननी है कि आज हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना है। अगर आज हम कोई एक, जैसे मेरा एग्जांपल लेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई एक हम सर्विस देते हैं जिसका हम XYZ अमाउंट चार्ज करते थे, आज व्यापार डाउन है, आज हम हमारे क्लाइंट को प्रेशर नहीं कर सकते। हमारे जो क्लाइंट्स हैं आज वो हमारे फैमिली मेम्बर्स बन गए हैं।
तो मैंने तो मतलब अगर आप मेरा पर्सनल देखेंगे तो मैंने तो यही तकनीक अपनाई थी कि भाई जब होंगे तब दे देना। अभी लेकिन काम नहीं रुकेगा आपके लिए, काम चलेगा आपके लिए। और सभी व्यापारी, सभी प्रोफेशन, सभी ऐसे काम कर रहे हैं। और अब तो स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य आ गई है, क्योंकि काम सब हो गया है। पब्लिक ने ये जो कोरोना काल है और ये जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है, या ईमेल में डॉक्यूमेंट्स भेजना, या व्हाट्सएप में, जूम कॉल में मीटिंग करना, पब्लिक ने धीरे धीरे ये एक्सेप्ट कर लिया है। और अब देखा जाए मुंबई जैसी सिटी में तो ये बहुत सफल है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुंबई की सबसे बड़ी तकलीफ है ट्रैवलिंग। तो आज वो ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, उससे सर्विस ज़्यादा दे पा रहे हैं, बिजनेस अच्छा होने की उम्मीद है आगे। तो आगे जाके सब चीज़ नॉर्मल होएगी। लेकिन यही मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि हम सबको, मुझे, मेरे क्लाइंट्स का, कोई व्यापारी को दूसरे व्यापारी का, सबका हाथ पकड़ के, स्थिति समझ के अगर सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो 6-8 महीने की बात है, हम फिर से उसी तरह भाग रहे होंगे जैसे पिछले साल भाग रहे थे। अंकुश जी, एक सवाल है कि बतौर आपकी भी कंपनी है, हमने लॉकडाउन में ऐसी खबरें सुनी थी, बहुत सारी कंपनियों ने अपने जो उनके स्टाफ उनको सैलरी वगैरह नहीं दी थी। तो क्या उन सभी के लिए आपके पास कुछ क्या कहने के लिए क्या शब्द हैं? किस तरह से आपने उभारा, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियां थी जिनका दिवाला निकल गया था। देखिए, जहाँ तक सैलरी की बात है या इसकी बात है, देखिए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आदमी सैलरी 1 महीना दे सकता है, 2 महीना दे सकता है। देखिए, बोलना बहुत आसान है, बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है कि भाई पगार देना चाहिए, लेकिन जब इनफ्लो नहीं है तो आउटफ्लो की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मेरा स्टाफ है, मेरे स्टाफ का था भाई, मैंने उनको मार्च की सैलरी दी, अप्रैल की दी, मई की दी। फिर मैं भी मध्यम वर्गीय हूँ, जून में मेरे भी हाथ कसे, तो उनको मुझ पे भरोसा था, मुझे उन पे भरोसा था। मैंने उनको इतना बोल दिया था कि भाई आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आपका घर चले, आपको तकलीफ ना आए, उतना मुझे बोलिए, उतना मैं आपके साथ मदद करूँगा। और अपना जैसे जैसे आगे सब कुछ खुलेगा, व्यापार फिर से सही होएगा, प्रोफेशन फिर से सही होएगा, क्लाइंट्स की फीस आनी चालू होएंगी, तो आपको जो आपका पुराना हिसाब है वो भी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जब इनफ्लो नहीं है तो आउटफ्लो एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से गलत है। जितना हुआ है सबने अपने हिसाब से अच्छा ही किया है, इसीलिए आज हम कोरोना काल में नवंबर दिसंबर में पहुंच चुके हैं, लेकिन कठिनाई कम है। वही सब। अंकुश जी, आप समाज सेवी भी हैं, लायंस क्लब से भी जुड़े हैं, तो बतौर आप सीए भी हैं, तो दोनों को कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? आप यहाँ पे भी ऑफिस में व्यक्ति डालते हैं और समाज सेवी में भी आप चुकते नहीं? देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा, ये बहुत बहुत आसान चीज़ है। सेवा मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेवा करना सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं कि हम सेवा करें, लेकिन सेवा की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फंडिंग। आज मैं जो भी सेवा करता हूँ भाई, मेरी ताकत नहीं है, मैं मीडियम फैमिली का आदमी हूँ, तो मेरी ताकत नहीं है कि हर टाइम मैं स्पॉन्सर करूँ, हर टाइम मैं फंडिंग करूँ। तो इस चीज़ में मेरा प्रोफेशन मुझे बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं आज वो घर जैसे हैं, आज वो क्लाइंट नहीं है, आज वो फैमिली रिलेशन है। तो जब वो मुझे सेवा करते हुए देखते हैं तो कोई ना कोई आगे आ जाता है कि भाई आज मेरी तरफ से कर दे, आज मेरी तरफ से कर दे। तो जो आपने बताया है कि दोनों चीज़ मैनेज कैसे कर रहे हो, तो दोनों चीज़ मैनेज बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज प्रोफेशनल नहीं होता या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता तो मेरा जो क्लाइंट्स हैं उनसे मैं अप्रोच नहीं कर पाता, शर्माता कोई सेवा करने के लिए, कोई सेवा के लिए पैसे मांगने के लिए। लेकिन आज की तारीख में मैं जिन भी क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ वो अपनी तरफ से जितना हो सके आगे बढ़ता है, बाकी जो है कोई और आगे बढ़ता है। उस तरह से सेवा भी चल रही है, प्रोफेशन भी चल रहा है, कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं है। तो अंकुश जी, अब आप आपके थोड़े निजी से सवाल करेंगे, निजी जो जीवन है। बतौर आपने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली, आज आप खुद की कंपनी फॉर्म किए हैं और मुंबई में स्टाफ कई सारे कर्मचारी आपके अंडर में काम करते हैं, तो कैसा सफ़र रहा और किन लोगों ने आपका साथ दिया है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? देखिए, साथ तो ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, जैसे कि हम बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और 3 बड़ी बहनें हैं। तो मेरे पिताजी ने हम चारों बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई है कि भाई एजुकेशन, बाकी सब चीज़ चलेगी, एजुकेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पिताजी का एक फार्मूला था जो मुझे वो टाइम में समझ में नहीं आता था जब मेरे पिताजी मुझे बोलते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज मैं वो फार्मूला अच्छे से पहचान गया हूँ कि जो आदमी क्वालिफाइड है, जो आदमी एजुकेशन है जिसके पास,
वो आदमी कभी फेल नहीं हो सकता। वो बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो अगर आपके पास एजुकेशन है और अगर आपकी नीयत सही है, नीति सही है, मन सही है, विचार सही है, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मैंने मेरी सीए की प्रैक्टिस 2004 में चालू की थी, अकेला था, वन मैन शो था। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, क्लाइंट्स को सर्विस देता गया, कई लोग साथ में जुड़े, कई अच्छे स्टाफ साथ में जुड़े। मेरे पास आज भी ऐसे स्टाफ हैं जो 2004-2005 से मेरे साथ हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज मेरा उनके साथ भी परिवार जैसा ये हो गया। आज उनको मालूम है कि अंकुश क्या करता है या मुझे मालूम है कि वो क्या करते हैं। तो कई लोगों का इसमें आगे बढ़ने में कई लोगों का साथ था। एंड हमारी जैसे हमारा प्रोफेशन है, तो हमारे प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्विस। तो मैं आज भी यही बोलता हूँ कि अगर आपकी सर्विस सही रहेगी तो हमारे प्रोफेशन में कोई भी प्रैक्टिस में फेल नहीं हो सकता। देर है सवेर नहीं है, होएगा, काम होएगा। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, लेकिन एजुकेशन इज़ अ मस्ट। अच्छा अंकुश जी, आपने बचपन से ही तय कर लिया था कि मुझे सीए बनना है, या किसी और अन्य कारण से आप इस प्रोफेशन में आए हैं? कोई ख्वाब थी आपकी बनने की? ये आपने सबसे बढ़िया सवाल पूछा कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया है कि मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूं, और मेरे पिताजी एजुकेशन है। तो मेरी सबसे बड़ी बहन को तो उन्होंने डॉक्टर बना दिया, उससे छोटी वाली को टीचर बना दिया, और उससे छोटी वाली को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। तो भाई सारा प्रेशर मुझ पे आ गया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड आई वॉज ऑलवेज बिलो एवरेज स्टूडेंट। मैं पढ़ाई में कभी भी अच्छा नहीं था। बस इतना है कि पिताजी के डर की वजह से फेल नहीं होता था। मैं फेल नहीं हुआ आज तक, लेकिन मैं पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा होशियार तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। एक्चुअली आपने सही बोला कि इंटरेस्ट मेरा मार्केटिंग में था, एमबीए में था मेरा इंटरेस्ट। लेकिन मेरे को कुछ मेरे कॉलेज में दोस्त भी ऐसे मिले जो सीए कर रहे थे, तो उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ। लेकिन वो कॉलेज का प्रेरणा तो आपको मालूम है कि वो तो हर दिन प्रेरणा चेंज होती है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हुआ, तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे पिताजी थे जिनके डर की वजह से मैंने सीए चालू किया। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई होशियार बच्चा नहीं था। सीए का कोर्स आज की तारीख में बच्चे 2.5 साल में 3 साल में करते हैं, भाई मैंने पूरे 5 साल लगाए हैं। तो मैं कोई बढ़िया बच्चा नहीं था पढ़ाई में। हाँ, अभी इसमें एक और मजे की बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे एमबीए करना था। मेरा मार्केटिंग मेरे को दुनिया बोलती है, जो मुझे जानते हैं वो बोलते हैं कि अंकुश के लिए मार्केटिंग एक स्किल है अंकुश के पास। जैसे सर्विस प्रोजेक्ट में भी स्पॉन्सर्स लाना, तो मैं मार्केटिंग करता हूँ तो स्पॉन्सर्स आ जाते हैं आज भी। तो वो मेरे में एक स्किल थी जो दूसरे पहचानते थे। तो सबसे मज़े की बात यह है कि 5 साल मेहनत करने के बाद जब मैं सीए बना, तो मेरे पिताजी बांद्रा में ऑफिस में थे। घर में आते हुए वो एनएमएस में रुक के एमबीए का फॉर्म लेके आए और मुझे बोले, बेटा अब एमबीए कर ले। मैंने बोला, पिताजी अब और नहीं पढ़ाई करनी, बस जितना समय देना था पढ़ाई को दे दिया, अब तो सीए से ही आगे बढ़ेंगे। तो सर ये तो ये आपकी निजी जो है जीवन के बारे में। एक सवाल है कि 2020 खत्म होने जा रहा है, 2021 आने वाला है। जाहिर सी बात है बजट का इंतजार सीए को बहुत बेसब्री से रहता है कि इस बार बजट में क्या पेश होने वाला है। किस तरह से उम्मीद रखते हैं कि मोदी सरकार की दूसरे साल का ये तीसरा बजट आने वाला है 2021 में? देखिए, बजट के बारे में आज की तारीख में डिस्कशन करना मैं थोड़ा सा सही नहीं मानता, क्योंकि कारण उसका ये है कि देखिए, जो आम जनता होती है, जो हम प्रोफेशनल्स होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी डिमांड ऑलवेज हाई रहती है। बिल्कुल। लेकिन जो सरकार चला रहा है या जो भी हो, मैं आई एम नॉट फेवरिंग एनी पार्टी, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो भी आज सरकार में है, आज उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पहले ये है कि कोविड से कैसे बाहर निकला जाए। आज कोविड के लिए जाने जा रही हैं, मेरे पहचान वालों में भी काफ़ी की जाने गई हैं, आपके पहचान वालों में भी काफ़ी की जाने गई होंगी। तो आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि कोविड के सिवाय अपने कोई चीज़ में बात कर सकते हैं। हाँ, अपन ये चीज़ में बात कर सकते हैं कि भाई कोविड में और आगे क्या क्या अपन सुरक्षा करें या आगे क्या क्या अपन स्टेप लें, अपन क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे कि ये कोविड पहले ख़त्म हो। आज की तारीख में कोई भी सरकार कोई भी स्टेप ले आए, बजट में कितना भी अच्छा ले आए, लेकिन जब तक कोविड है तब तक लॉकडाउन की तलवार लटकी हुई है। वैक्सीन का इंतजार आपको भी है? वैक्सीन का इंतजार सबको है, सबको है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का और कोई इलाज नहीं लग रहा है। वैक्सीन आएगी तो कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि भैया एक दवाई है इसकी। जाते सर आखिरी सवाल की, जैसा आप सीए हैं तो
तमाम उन छात्रों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो सीए की प्रैक्टिसिंग करते हैं, लेकिन एक बार 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद वो उम्मीद हार जाते हैं और किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं? उन सब के लिए आप किस तरह से मोटिवेशन उनको मैसेज देंगे, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा, मैं तो अभी भी बता रहा हूँ कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मुझे 5 साल लगे। तो अगर अंकुश गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है, खुद का ऑफिस खोल सकता है, सोशल सर्विस कर सकता है, तो कोई भी बच्चा कर सकता है। मैं एकदम साधारण इंसान हूँ और साधारण इंसान था, पैसों की कमी थी, हर चीज़ में तकलीफ थी। तो जब पढ़ाई में ज़रा भी अच्छा नहीं था, तो जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो हिम्मत नहीं हारनी है, और जो मेरे पिताजी का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है कि एजुकेशन इज़ अ मस्ट। जैसे कि आपने बताया, जैसे आपने मेरे बारे में पूछा कि भाई इंटरेस्ट कोई और चीज़ में था, वैसे ही बच्चों को आज की तारीख में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है अलग चीज़ में। हमारे टाइम में तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने टीवी चैनल्स ये वो नहीं था। तो मैं तो उन सब बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आपके पास एक डिग्री है, एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, उसके बाद आप अपने मन के राजा हैं। उसके बाद आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वालिफाइड आदमी, एक एजुकेशन वाला आदमी कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। इससे जुड़े सर एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, और आपको लगता है अधिकतम जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के द्वारा थोपे गए ही स्ट्रीम में जाते हैं या क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर होता है, इतने मार्क्स लाने हैं, 90 अबव परसेंटेज चाहिए, इस क्षेत्र में जाना है? आपको ये भी लगता है कि जो बच्चों की ड्रीम होती है वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स उन्हें अलग ही मुकाम में पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, ये डिबेटेबल टॉपिक है जो आपने बोला, लेकिन मैं अगर आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, जो मैं मेरे इर्द गिर्द देखता हूं या जो मैं मेरे फैमिली में देखता हूं, मेरी सिस्टर की जो 2 डॉटर्स हैं या मेरी बहन का जो लड़का है, हमारे फैमिली में जैसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर भी चेंज आया है कि अब वो प्रेशर नहीं रहा। ठीक है, वो जो 10th में इतने मार्क्स लाने हैं, 12th में वो एक हाइप क्रिएटेड है, वो रहना भी चाहिए। उसका कारण ये है कि आज मुझे मेरा 1st स्टैंडर्ड का 2nd स्टैंडर्ड के मार्क्स याद नहीं है, लेकिन 10वीं के मार्क्स याद है, या 12वीं के मार्क्स याद है, या ग्रेजुएशन के मार्क्स याद है। तो वो बोलते हैं ना कि वो एक क्या बोलते हैं कि वो सीमा है कि भाई हाँ ये हासिल कर लिया, चलो अब ये हासिल करना है, ये हासिल कर लिया, अब ये हासिल करना है। तो ठीक है, वो थोड़ा सा वहाँ पे कंपटीशन रहता है, रहना भी चाहिए, प्रेशर नहीं है, कंपटीशन है, रहता है, रहना भी चाहिए। और अब वो बात नहीं रही कि पेरेंट्स थोपते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में लाइनें भी लिमिटेड थी, क्या करना है आगे, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है मालूम नहीं होता था, क्योंकि लाइंस भी इतनी नहीं थी, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ भी इतने नहीं थे। अब तो ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया हो गया, हर चीज़ के आने से बच्चे आज की तारीख में पेरेंट्स से ज़्यादा एजुकेटेड हैं ये सब चीज़ में, कि भाई कौन सी स्ट्रीम्स हैं आगे। आज मैं बीकॉम करता हूँ तो क्या स्ट्रीम्स हैं, बीएससी करता हूँ तो क्या स्ट्रीम्स हैं। तो अब वो बात नहीं रही, थोपा नहीं जाता है। बस ठीक है, कई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स जैसे स्ट्रिक्ट रहते हैं पढ़ाई में, कई पेरेंट्स लीनियंट रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बिल्कुल साफ तौर पर अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हिम्मत न हारना चाहिए, बल्कि एक हौसले के साथ आगे बढ़ते रहने, और सफलता एक न दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।